everyone, this is Dr. Manoj Thakur and I welcome you all to Environment Matters and the part 2 of our lecture on ecosystem. इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसको कि हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है, किस टाइप से होती है, कितने टाइप की है, जिसमें कि हम लोग कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल प्रोसेस है, तो इसके क्या टाइप्स होते हैं, क्या इसके डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। कई सारे बेनिफिट ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली मिलते हैं, जो हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन कई सारे बेनिफिट ऐसे होते हैं जो इकोसिस्टम जो है हमें इनडायरेक्टली देता है। तो उन तमाम टाइप के जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हमें इकोसिस्टम से मिलते हैं, जो सर्विसेज हमें मिलती हैं, उन सभी सर्विसेज के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर ऑन इकोसिस्टम पार्ट 2। Here we are going to discuss about a very important ecological concept, that is ecological succession, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली क्या है? इट इज ए ग्रेजुअल, स्लो एंड प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ एन एरिया लीडिंग टू ए क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी मीन्स कम्युनिटी दैट इज stable with the environment or that is in equilibrium with the environment. That means कि किसी भी particular area की जो species composition है वो gradually, slowly और एक predictable manner में जो है change होती है over a period of time। पहले जैसे for example कहीं पर घास है, कुछ साल बाद वहाँ झाड़ियाँ होंगी, कुछ साल बाद वहाँ जो है ट्री स्पीसीज होंगी और कुछ साल बाद वहाँ जो है उससे भी बड़ी ट्री स्पीसीज होंगी। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली, स्लोली जो स्पीसीज कंपोजिशन किसी एक पर्टिकुलर एरिया की चेंज होती है, उसी को हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन या फिर पारिस्थितिकी अनुक्रमण के नाम से जानते हैं। इसमें जो है कुछ स्पीसीज जो हैं एरिया को कॉलोनाइज करती हैं, नंबर में इंक्रीज करती हैं, और उसके बदले जो पहले वहाँ स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही थी उनका नंबर डिक्रीज होता है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाती हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये कैसे होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली है सीरल स्टेजेस। तो सीरल स्टेजेस का मतलब है इट इज बेसिकली द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन एन एरिया आर नोन एज सीरी एंड इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म्ड एज सीरियल स्टेजेस। तो बेसिकली किसी भी एरिया में जो कम्युनिटीज की कंपोजिशन चेंज होती है दैट इज बेसिकली नोन एज सीरी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं जो अलग अलग स्टेजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पर ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड के बाद जो है श्रबलैंड आया, श्रबलैंड के बाद जो है वहाँ फॉरेस्ट इकोसिस्टम आया। तो ये जो अलग अलग स्टेजेस आई, ग्रासलैंड, श्रबलैंड, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इसको हम कहते हैं सीरल स्टेजेस। और जो स्पीसीज किसी भी बैरन एरिया में सबसे पहले इन्वेड करती हैं, जो सबसे पहले किसी बैरन एरिया को कॉलोनाइज करती हैं, उनको हम कहते हैं पायोनियर स्पीसीज। पायोनियर स्पीसीज। और जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे हर सीरल स्टेज के साथ जो है वो चेंज होती जाती है, स्पीसीज का नंबर चेंज होता जाता है और उस एरिया का जो बायोमास है टोटल वो भी चेंज होता जाता है। और इस तरह से चेंज होते होते जो फाइनल जो कम्युनिटी वहां पर आती है या सीरल स्टेज वहां आती है उसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी मींस ऐसी कम्युनिटी जो इन्वायरमेंट के साथ स्टेबलाइज हो जाती है या एक इक्विलिब्रियम या एक बैलेंस जो है वहां सेट कर लेती है। उसके बाद उस कम्युनिटी को वहां से कोई नहीं हटा सकता, वो जो है स्टेबल है इन्वायरमेंट के साथ, इसलिए वो वहां पर सर्वाइव करती है। तो जो फाइनल जो कम्युनिटी है दैट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो फर्स्ट स्पीसीज वहां इन्वेट करेगी दैट इज पायनियर स्पीसीज, और जो बीच की स्टेजेस हैं दो स्टेजेस आर नोन एज सीरल स्टेजेस बेसिकली। और सक्सेशन की बात करें तो सक्सेशन जो है प्राइमरी मेनली दो टाइप का होता है, वन इज प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी सक्सेशन। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे।
Now, first of all, starting with the primary succession. So, primary succession basically ऐसा succession है या ऐसा जो है process है जो basically ऐसे एरिया में जो है start होता है जहां पर कोई भी living organism उससे पहले exist नहीं करता है. मतलब किसी बैरन एरिया में, जो टोटली बैरन एरिया है जहां पर लाइफ उससे पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वहां पर जो कोई स्पीसीज इन्वेड करती है या कॉलोनाइज होती है तो उसी को हम प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, न्यूली कूल्ड लावा, जो वोल्केनो से लावा निकलता है, कूल डाउन होने के बाद उसके रॉक्स बनेंगे, रॉक्स के बाद सॉइल बनेगी, ठीक है, और उस सॉइल के ऊपर अगर कोई भी स्पीसीज जो है वो कॉलोनाइज करती है, दैट इज बेसिकली नोन एज प्राइमरी सक्सेशन. सेकेंड एग्जाम्पल इज बेयर रॉक. किसी चट्टान के ऊपर जो है कोई स्पीसीज कॉलोनाइज करती है, फॉर एग्जांपल लाइकन्स हैं, फिर ब्रायोफाइट्स आएंगे, फिर टेरिडोफाइट्स आएंगे, एंजियोस्पर्म्स आएंगे, जिम्नोस्पर्म्स आएंगे, तो उसको भी हम जो है प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे बेसिकली. तो किसी भी बैरन एरिया में कोई सक्सेशन शुरू होता है, दैट इज प्राइमरी सक्सेशन. और यहाँ पर जो है क्योंकि बिल्कुल नए सिरे से जो है सॉइल फॉर्मेशन का काम शुरू होता है, इसलिए ये जो प्रोसेस है काफी स्लो रहता है. ऑन द अदर हैंड, जो सेकेंडरी सक्सेशन है, सेकेंडरी सक्सेशन बेसिकली टेक्स प्लेस इन एन एरिया दैट, जो मतलब पहले एग्जिस्ट कर रहा था, वहां कोई इकोसिस्टम था, बट ड्यू टू सम हैजर्ड और नेचुरल कैलेमिटी, वहां और नेचुरल और मैन मेड कैलेमिटी कुछ भी हो सकता है, वहां से वो इकोसिस्टम जो है टोटली खत्म हो गया. फॉर एग्जांपल, फॉरेस्ट फायर से, ठीक है, अबेंडेंट फार्मलैंड्स, या फिर जो कोई ऐसा एरिया जहां पर फ्लड आ गया हो, तो वहां पर पहले इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता था, लेकिन ड्यू टू फॉरेस्ट फायर और फ्लड, इस तरह के इंसिडेंसेस की वजह से वहां पर जो इकोसिस्टम था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया. लेकिन वहां पर जो सॉइल है, सेडिमेंट्स हैं और काफी हद तक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं. इसलिए जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो थोड़ा कंपैरेटिवली जो है प्राइमरी सक्सेशन से फास्ट होता है. तो क्लियर है, प्राइमरी सक्सेशन जो है किसी बैरन एरिया पे होता है और सेकेंडरी सक्सेशन ऐसी जगह पे होता है जहां पर कोई पहले इकोसिस्टम था, लेकिन उसके बाद ड्यू टू सम रीजन वो इकोसिस्टम वहां से जो है डिस्ट्रॉय हो गया और दोबारा से वहां पर कोई कम्युनिटी जो कॉलोनाइज करती है, तो उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन के नाम से जानते हैं. अब अगर हम जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है या पारिस्थितिकी अनुक्रमण है उसकी स्टेजेस की बात करें तो काफी सारी स्टेजेस हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया. तो उसमें जो सबसे पहली स्टेज है दैट इज न्यूडेशन. न्यूडेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ बैरन लैंड. वो फिर चाहे सॉइल इरोजन से हो सकता है, डिपोजिशन से हो सकता है, या फ्लड से, फॉरेस्ट फायर से, किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है. तो एक तरीके से जैसे आपने क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट के लिए सबसे पहले जो है क्या, पिच तैयार करनी पड़ेगी. तो उसी प्रकार से सक्सेशन के लिए जो ग्राउंड तैयार होता है ड्यू टू एनी रीजन, नेचुरल और मैन मेड, उसको हम न्यूडेशन कहते हैं. सेकेंड स्टेज इज माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब है कि कोई भी स्पीसीज के जो सीड्स हैं या प्रोपेग्यूल्स हैं या उसके जो बीज हैं किसी आउटर एरिया से उस एरिया में आएंगे, तो वो माइग्रेट होके वहां पर आए उस, और वो जो स्पीसीज होगी बेसिकली वो पायोनियर स्पीसीज होगी, क्योंकि सबसे पहली स्पीसीज होगी. मान लीजिए कोई घास की कोई स्पीसीज के बीज वहां पर आए माइग्रेट होके, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइग्रेशन. थर्ड स्टेज इज एसिसिस. एसिसिस का मतलब है जो बीज आए वो वहां पर जो सॉइल में एस्टेब्लिश हुए, जर्मिनेट हुए और अपने आप को उन्होंने वहां पर एस्टेब्लिश कर लिया बेसिकली. तो उस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पायनियर स्पीसीज इज बेसिकली नोन एज एसिसिस. जो एसिसिस के बाद नेक्स्ट स्टेज है दैट इज एग्रीगेशन. एग्रीगेशन का मतलब है कि मान लीजिए कुछ उस ग्रास के कुछ प्लांट्स वहां लग गए, अब 2 से वो 4 होंगे, 4 से 8, 8 से 16 होंगे, ठीक है. अपने जो पॉपुलेशन साइज है उसको बढ़ाएंगे. तो वो जो स्पीसीज है जब अपना पॉपुलेशन साइज बढ़ाएगी, दैट इज बेसिकली नोन एज एग्रीगेशन. अब जब एग्रीगेशन होगा तो धीरे धीरे वहां की जो सॉइल की कंडीशंस हैं, जो वहां के क्लाइमेट की कंडीशंस हैं, वो धीरे धीरे मॉडिफाई होंगी और जो दूसरी स्पीसीज हैं जो वहां पहले सरवाइव नहीं कर सकती थी, वो भी वहां सरवाइव करने, मतलब वहां का जो एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव बन जाएगा जो दूसरी स्पीसीज हैं उनके लिए भी. इसलिए बाकी की स्पीसीज भी वहां इन्वेड करेंगी, मतलब अटैक करेंगी, ठीक है. और वो स्पीसीज भी वहां पर एस्टेब्लिश होने की कोशिश करेंगी और उस स्टेज को, उस स्टेप को हम बोलते हैं इन्वेजन. इन्वेजन मीन्स वहां पर जो है इन्वेड करेंगी, अटैक करेंगी. अब जब
कोई नई स्पीसीज, एक स्पीसीज वहां ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, दूसरी स्पीसीज वहां आकर जो है अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, तो दोनों में क्या होगा, कंपटीशन होगा, ठीक है। और जो ज्यादा पावरफुल स्पीसीज होगी वो सर्वाइव करेगी और जो वीक स्पीसीज होगी वो वहां से निकल जाएगी। और नॉर्मली जो बाद में स्पीसीज आती है, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो ज्यादा बेटर उसके लिए होती हैं, ज्यादा फेवरेबल होती हैं उस स्पीसीज के लिए, इसलिए जो पुरानी स्पीसीज है वो धीरे धीरे पेरिश कर जाती है और जो नई स्पीसीज है वो सर्वाइव कर जाती है। तो इस स्टेप को हम कहते हैं कंपटीशन एंड कोएक्शन। कोएक्शन का मतलब है कि जो नई स्पीसीज आएगी वो फर्दर जो है एनवायरमेंट को और ज्यादा चेंज करेगी। नेक्स्ट स्टेप इज रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस ईच अदर एंड कॉन्सिक्वेंटली लीड टू अनदर कम्युनिटी। तो जो भी स्पीसीज इस तरह से अलग अलग सीरियल स्टेजेस आती जाएंगी, इन्वायरमेंट को वो चेंज करती जाएंगी, ठीक है। स्पीसीज और इन्वायरमेंट की वजह से जो चेंजेस होंगे और नई नई कम्युनिटीज वहां आती जाएंगी, उसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन। और अल्टीमेटली जो फाइनल स्टेज है दैट इज स्टेबलाइजेशन। तो अल्टीमेटली वहां जो फाइनल कम्युनिटी है वो आएगी, वो एक ऐसी कम्युनिटी होगी, प्लांट कम्युनिटी या जो भी कम्युनिटी होगी, वो अपने इन्वायरमेंट के साथ जो है बैलेंस बना लेगी, इक्विलिब्रियम बना लेगी या स्टेबलाइज हो जाएगी। और उस एक बार वो स्टेबलाइज हो जाएगी तो उसके बाद जो है उसको कोई और कम्युनिटी वहां से रिप्लेस नहीं कर पाएगी। तो उसी कम्युनिटी को जो स्टेबलाइज हो जाएगी उसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स community. So these are the various stages of ecological succession: nudation, migration, ascesis, invasion, aggregation, competition and coaction, reaction and stabilization. अब सक्सेशन जो है मेनली दो टाइप के इकोसिस्टम में रहता है, मतलब दो तरह के कंडीशंस में होता है। एक होता है हाइड्रार्च। हाइड्रार्च का मतलब है जहां पर पानी बहुत ज्यादा है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है, पॉन्ड है, लेक है। और दूसरा है जिरार्च। जिरार्च मतलब जहां पर ड्राई लैंड है, वो रॉक भी हो सकता है, डेजर्ट लैंड भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही में जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो धीरे धीरे, जहां पर ज्यादा पानी है वहां पानी धीरे धीरे कम होगा, और जहां पर बिल्कुल ड्राई है वहां धीरे धीरे पानी की, वाटर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगी। यानी जो है मेसिक कंडीशन की तरफ, एक ड्राई है और एक वेट है, तो दोनों का जो क्लाइमेट कम्युनिटी है वो मेसिक स्टेज वाली होगी, जिसमें कि एक वाटर का बैलेंस बना रहेगा। तो ये क्या है, किस प्रकार से होगा हाइड्रार्च और जिरार्च, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस द जिरार्च टाइप ऑफ सक्सेशन। तो जिरार्च जो सक्सेशन है बेसिकली वो ड्राई एरिया में होगी। फॉर एग्जांपल कोई रॉक सरफेस है, कोई चट्टान है, उसके ऊपर जो सक्सेशन होगी उसको हम कहते हैं जिरार्च और जीरो सीयर टाइप ऑफ सक्सेशन। तो जिरार्च टाइप ऑफ सक्सेशन में जो सबसे पहली पायोनियर कम्युनिटी है, यानी कि जो सबसे पहले कम्युनिटी वहां कोलोनाइज करेगी, उसको हम पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। और इस केस में जो है जो सबसे पहली पायोनियर कम्युनिटी होगी वो लाइकन्स होते हैं। लाइकन्स जो है एक पर्टिकुलर टाइप के जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एल्गी और फंजाई को मिला के जो हैं वो बनते हैं। तो लाइकन्स में भी जो है सबसे पहली जो स्टेज इसमें रहेगी वो क्रस्टोज लाइकन्स की रहेगी, क्योंकि जो रॉक है बिल्कुल बैरन रॉक है, वहां कोई सॉइल फॉर्मेशन नहीं हुई है और बिल्कुल ड्राई है, वाटर कंटेंट वहां बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले जो कोलोनाइज करेगी वो क्रस्टोज लाइकन्स करेंगे। क्रस्टोज लाइकन्स जो हैं, आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उसमें कुछ डॉट्स पड़े होते हैं, ग्रीन कलर के, येलो कलर के, ऑरेंज कलर के। तो वो डॉट्स ही जो हैं बेसिकली क्रस्टोज लाइकन्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये जो लाइकन्स हैं इनको बहुत ज़्यादा सॉइल की या मॉइस्चर की या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती और मिनिमम कंडीशंस में जो है ये सर्वाइव कर जाते हैं। इसलिए जो है एक बिल्कुल सूखी चट्टान पर जो है ये सबसे पहले कॉलोनाइज करते हैं। और जब लाइकन्स यानी कि क्रस्टोज लाइकन्स, इसका एग्जांपल है जैसे राइजोकार्पन, तो इस तरह के जो लाइकन्स हैं जब वहां कॉलोनाइज करेंगे तो लाइकन्स की जो रूट्स हैं वो चट्टान में पेनिट्रेट करती हैं और जो रूट्स होती हैं वो कुछ एसिड सिक्रीट करती रहती हैं, जिसकी वजह से जो रॉक सरफेस है या उसके जो मिनरल्स हैं वो धीरे धीरे एसिड्स के साथ रिएक्ट करके जो है वो डिसॉल्व होते हैं और रॉक की जो है वीदरिंग होती है। धीरे धीरे उस पर्टिकुलर एरिया से जहां पर लाइकन्स हैं वहां से वो वीदर करना यानी कि टूटना शुरू करता है, जिससे कि सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। यानी धीरे धीरे वहां मृदा निर्माण यानी कि सॉइल फॉर्मेशन का काम जो है वो लाइकन्स शुरू कर देते हैं। उसके बाद जैसे धीरे धीरे जो है आपकी सॉइल थोड़ी बहुत बनेगी वहां, तो कुछ समय बाद जो है कुछ
टाइम बाद जो है वहां पर दूसरी जो स्टेज आएगी, जो कम्युनिटी आएगी, वो भी लाइकन्स की ही होगी, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट होगी। उसको हम कहते हैं फोलिएज लाइकन। जो फोलिएज लाइकन्स है उनमें डिफरेंस ये है कि उनमें हल्के हल्के बहुत छोटे छोटे जो है लीव्स भी पाए जाते हैं, और फोलिएज लाइकन जो है क्रस्टोज लाइकन से ज्यादा एडवांस स्पीसीज हैं, और इसमें जो स्पीसीज पर्टिकुलरली वहां पाई जाती हैं फोलियोज लाइकन में, वो है पार्मेलिया, डर्मेटोकार्पन, इस तरह की जो है प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। अब जो फोलियोज लाइकन है वो फर्दर जो है सॉइल को, रॉक को जो है और ज्यादा विदर करेंगे, और ज्यादा उसमें जो है सॉइल फॉर्मेशन होगी, और जितनी ज्यादा सॉइल फॉर्मेशन होगी और ज्यादा उसमें जो है वाटर कंटेंट बढ़ेगा, और जैसे जैसे जो लाइकन्स की बॉडी है वो उसकी डेप्थ होगी, लाइकन्स की उसके बॉडी पार्ट्स नीचे गिरेंगे, ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, तो इन्वायरमेंट भी चेंज होगा। उसके बाद धीरे धीरे जो नेक्स्ट कम्युनिटी है वो आ जाएगी वहां पर, जिसको हम कहते हैं मॉस स्टेज। मॉस स्टेज बेसिकली जो है इसमें जो ये है लाइकन से थोड़ा ज्यादा एडवांस स्टेज है। इसमें जो है छोटे छोटे जो हैं फर्न्स हैं या लीव्स वाले जो हैं छोटे छोटे प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे कि पॉलीट्राइकम है, टॉर्ट्यूला है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह की स्पीसीज वहां पर कॉलोनाइज कर देती हैं। कुछ टाइम तक जो है मॉस फर्दर जो है सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और वहां के क्लाइमेट को और एनवायरनमेंट को जो है चेंज करेगा, जिसकी वजह से जो है नेक्स्ट जो कम्युनिटी है उसके लिए वो एनवायरनमेंट जो है वहां पर सुइटेबल हो जाएगा। और नेक्स्ट जो स्टेज आएगी वो आएगी हर्ब्स की। हर्ब्स मतलब जो छोटे मोटे जो प्लांट्स होते हैं जिनमें लकड़ी नहीं यानी कि वुड नहीं पाई जाती, जैसे घास है, ठीक है। तो हर्ब स्टेज में जो है मेनली जैसे स्पीसीज हैं, पोआ है, एरिस्टीडिया है, इस तरह की स्पीसीज जो हैं वहां पर कॉलोनाइज कर जाएंगी। अब जो है सॉइल फॉर्मेशन जो है हो सकता है कुछ सेंटीमीटर तक या कुछ इंचेस तक है वहां पर हो गई होगी, ठीक है। अब जब ये ग्रास स्पीसीज वहां आएंगी, हर्ब्स जो हैं फर्दर उनकी रूट्स जो हैं पेनिट्रेट करेंगी रॉक में, उसको और ज्यादा जो है वीदर करेंगी, और ज्यादा सॉइल फॉर्मेशन होगी, और ज्यादा मॉइस्चर रिटेंशन होगा, और ज्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो है सॉइल का बढ़ेगा, जिसकी वजह से छोटी मोटी झाड़ियां वहां होना शुरू हो जाएंगी, जिसको कि नेक्स्ट स्टेज हम कहेंगे। और ये स्टेज है श्रब स्टेज, यानी कि झाड़ियों वाली स्टेज। तो इसमें जो है फाइटोकार्पस जैसी स्पीसीज या इस तरह की और स्पीसीज जो है वहां पर कॉलोनाइज कर जाएंगी। और श्रब स्पीसीज के बाद जब श्रब्स जो है फर्दर उसको एनवायरनमेंट को और चेंज करेंगे, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो फाइनल स्टेज आएगी वो आएगी वुडलैंड स्टेज या ट्री स्टेज, जिसमें कि बड़े बड़े जो ट्रीज हैं इस स्टेज तक जो है लगभग आपका जो रॉक है वो बहुत ज्यादा हद तक जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया है, विदर कर गया है, और काफी अच्छी खासी सॉइल फॉर्मेशन जो है वहां पर हो गई है। कुछ मीटर्स तक वहां पर सॉइल फॉर्मेशन जो है हो चुकी है, ताकि वहां ट्रीज सर्वाइव कर सकें। तो लास्ट स्टेज यानी कि क्लाइमैक्स स्टेज जो यहां पर आएगी वो आएगी ट्री स्टेज, जिसमें कि टर्मिनेलिया है, एकेशिया है, फाइकस है, यूजीनिया है, इस तरह के जो ट्रीज हैं वहां ग्रो कर जाएंगे। और ये जो क्लाइमैक्स स्टेज है ये फिर फाइनल स्टेज है, जो आपके वहां का जो फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसके साथ जो है स्टेबलाइज हो जाएगी, इक्विलिब्रियम सेट कर लेगी, और इसके बाद जो है कोई और कम्युनिटी वहां पर जो है नहीं आएगी। तो इस प्रकार से जो है ये जो जीरोसियर है उसकी स्टेजेस चेंज होती हैं। पहले क्रस्टोज लाइकन, फोलियोज लाइकन, मॉस स्टेज, हर्ब स्टेज, श्रब स्टेज एंड tree stage. So these are the various stages of xeroseer or xerarch type of succession. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रार्च टाइप ऑफ सक्सेशन की। हाइड्रार्च और हाइड्रोसेरी टाइप ऑफ सक्सेशन जो है बेसिकली किसी वाटर बॉडी में होती है, चाहे पॉन्ड है या लेक है वहां पर होगी, और धीरे धीरे वाटर बॉडी आपकी जो है एक लैंड या फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी भी डिफरेंट स्टेजेस हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कई जो है सेंचुरीज इसमें लग सकती हैं, या कई जो है दशक या डेकेड्स इसमें लग सकते हैं। एकदम से नहीं होती है, ये स्लो प्रोसेस है। तो जो सबसे पहली स्टेज है हाइड्रार्च टाइप ऑफ सक्सेशन की वो है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। मतलब एक वाटर बॉडी है, मान लीजिए कि एज्यूम कर लीजिए उसकी जो डेप्थ है वो 5 से 6 मीटर है, ठीक है। और वहां पर जो है सबसे पहली जो स्टेज होगी, पायनियर कम्युनिटी जो होगी वो होगी फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। इसमें जो है जैसे आपके ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं, डायटम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, इस तरह की जो प्रजातियां हैं वहां पर सबसे पहले पाई जाएंगी।
और धीरे धीरे जो है वो वहाँ के फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को चेंज करना शुरू करेंगी। जैसे जैसे ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं इनकी डेथ और डिकम्पोजिशन होगी, वाटर में जो है सेडिमेंटेशन लेवल बढ़ेगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, ऑक्सीजन का लेवल जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो है हल्का कम होना शुरू होगा, ठीक है। आसपास के एरिया से भी सेडिमेंट्स आना शुरू होंगे और नेक्स्ट जो स्टेज आएगी वो आएगी रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज। मतलब उसमें ऐसे प्लांट्स होंगे जो रूटेड होंगे लेकिन पानी के अंदर डूबे हुए होंगे। तो इस तरह के प्लांट्स वहां ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। इस तरह के प्लांट्स का एग्जांपल है जैसे हाइड्रिला है, वेलिसनेरिया है। तो इस तरह के प्लांट्स जो हैं वहाँ ग्रो करना शुरू कर जाएंगे क्योंकि वाटर बॉडी के नीचे जो है कुछ ऑर्गेनिक मैटर और वहाँ पर जो है सॉइल जो है इकट्ठी होना शुरू हो गई है और धीरे धीरे जो है वहाँ का फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है फर्दर चेंज होगा। नेक्स्ट स्टेज जो आएगी और यहाँ पर आपकी वाटर बॉडी की डेप्थ भी कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में जो है 5 से 6 मीटर थी, सेकेंड में जो है हो सकता है वो 4 से 5 मीटर ही रहे। थर्ड स्टेज जो है सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग स्टेज जो है इसमें बेसिकली वाटर की डेप्थ हो सकता है कि 2 से 3 मीटर ही रहे। और यहाँ पर जो स्पीसीज हैं वो इस तरह की स्पीसीज होंगी जो रूटेड होंगी और फ्रीली फ्लोटेड भी होंगी। मतलब इसमें दोनों टाइप की स्पीसीज होंगी, रूटेड सबमर्ज्ड भी होंगी और फ्रीली फ्लोटिंग स्पीसीज भी होंगी। रूटेड सबमर्ज्ड स्पीसीज में जैसे निम्फिया है, निलंबो है जिसको लोटस हम कहते हैं, इस तरह की स्पीसीज। मतलब इनकी जो रूट्स हैं वो पानी के अंदर होंगी और जो लीव्स हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही होंगी। और कुछ ऐसी स्पीसीज भी होंगी जो टोटली जो है फ्रीली फ्लोटिंग होंगी, जैसे एजोला है, सेल्विया है। इस तरह की स्पीसीज जो पानी के ऊपर ही फ्लोट करती रहती हैं और उसकी रूट्स भी जो है लीव के साथ ही नीचे की तरफ जो पानी में डूबी रहती है। तो इस तरह की स्पीसीज जो हैं धीरे धीरे वहाँ के इन्वायरमेंट को फर्दर चेंज करेंगी। वाटर की डेप्थ और चेंज होगी, सॉइल फॉर्मेशन, सेडिमेंटेशन और ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो कार्बन कंटेंट और बढ़ेगा, ऑर्गेनिक मैटर और बढ़ेगा और वाटर की डेप्थ और कम होगी। और नेक्स्ट जो स्टेज आएगी रीड स्वैम्प स्टेज। रीड स्वैम्प स्टेज में जो है बेसिकली इस तरह की स्पीसीज होंगी जो रूटेड होंगी लेकिन बाहर निकली हुई होंगी, एमरजेंट होंगी, जैसे कि टाइफा है, फ्रैगमेटिस है, सेजिटेरिया है। तो इन स्पीसीज की जड़ें जो है पानी के अंदर होंगी लेकिन आधी से ज़्यादा जो बॉडी है वो वाटर से बाहर निकली होगी और यहाँ पर वाटर की डेप्थ 1 मीटर से भी कम लगभग आपकी हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वाटर में न्यूट्रिएंट लेवल यहाँ पर बढ़ रहा है धीरे धीरे। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो आएगी मार्श मीडो स्टेज। तो मार्श मीडो स्टेज ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक दलदल टाइप की स्टेज आ गई है। वहां पर वाटर और सॉइल कंटेंट लगभग बराबर है और वाटर जो है कुछ सेंटीमीटर तक ही इसमें बचा है। और इसमें जो स्पीसीज हैं बेसिकली आएंगी साइप्रेसिए फैमिली और पोएसिए फैमिली की स्पीसीज यहाँ पर जो है इन्वेड करेंगी और धीरे धीरे जो है वो और ज़्यादा उसमें ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल को बढ़ाएंगी, सेडिमेंटेशन होगा, ऑक्सीजन लेवल जो है धीरे धीरे जो है पानी में और कम हो रहा है। और नेक्स्ट स्टेज आएगी स्क्रब स्टेज जिसमें कि कुछ झाड़ियाँ टाइप इसमें उगना शुरू हो जाएंगी। और स्क्रब स्टेज के बाद जो फाइनल जो क्लाइमैक्स स्टेज आएगी वो एक वुडलैंड या ट्री या फॉरेस्ट इकोसिस्टम की स्टेज आएगी जिसमें कि टोटली एक वाटर बॉडी जो है एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो गई। अब इसमें ट्री स्पीसीज भी इस तरह की ग्रो करेंगी जो जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है ज़्यादा थी बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल यूकेलिप्टस है जहाँ पर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है जिन एरियाज में, वहाँ पर ग्रो करता है। तो इस तरह की ट्री स्पीसीज यहाँ ज़्यादा पाई जाएंगी। तो यहाँ आपने देखा कि किस प्रकार से एक टोटली वाटर बॉडी जो एक पानी का स्रोत या पानी का तालाब या लेक थी वो किस प्रकार से एक लैंड इकोसिस्टम यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो गई। इसी को हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं एंड दिस वाज हाइड्रार्च टाइप ऑफ सक्सेशन। Now the next very important topic that we are going to discuss is nutrient cycling. इसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सबकी जो बायोमास है बेसिकली वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से बना है, बायोमॉलिक्यूल से बना है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और ये फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं फर्दर जो हैं सिंपलर जो एलिमेंट्स हैं लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, इनसे बनते हैं। तो जब तक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, प्लांट सर्वाइव करता है, ये उसकी बॉडी में रहते हैं और जब उसकी डेथ होती है तो ये
वापस जो है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इन सब में जो है अलग अलग जाकर मिल जाते हैं और कंटिन्यूसली जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है उसके बीच में सर्कुलेट करते रहते हैं। और इसी को जो सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के नाम से जानते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में जो है the total amount or total number of these nutrients that are present at any given time is basically known as standing state। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में जितने भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में प्रेजेंट हैं उसको हम स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। और ये वेरी करता है हर इकोसिस्टम के हिसाब से। मे भी हो सकता है किसी इकोसिस्टम में ज्यादा हो और किसी इकोसिस्टम में कम हो। और कंटिन्यूसली जो है ये रिसाइकिल करते रहते हैं, इनकी साइकिलिंग होती रहती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के बीच में। अब जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है या न्यूट्रिएंट साइकिल्स जो है वो मेनली दो टाइप की होती हैं। पहली टाइप है गैसियस साइकिल्स और दूसरी टाइप है सेडिमेंटरी साइकिल। गैसियस साइकिल का मतलब है जो एलिमेंट है बेसिकली उसका जो मेजर रिजर्वायर है वो एटमॉस्फेयर है, यानी कि वायुमंडल है। और सेडिमेंटरी साइकिल का मतलब है जो एलिमेंट है उसका जो रिजर्वायर है वो मेनली आपका लिथोस्फेयर है, यानी कि अर्थ क्रस्ट है। तो गैसियस साइकिल में एटमॉस्फेयर मेजर रिजर्वायर है, जैसे कि नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल, क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन मेनली जो है गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। और सेडिमेंटरी साइकिल में जो रिजर्वायर है वो अर्थ क्रस्ट है, जिसमें कि जैसे सल्फर साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, ये साइकिल्स आते हैं। और कई प्रकार के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि सॉइल है, मॉइस्चर है, पीएच है, टेम्परेचर है, इस तरह कई सारे फैक्टर्स हैं जो इन न्यूट्रिएंट्स का जो रिलीज है एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी के बीच में वो गवर्न करते हैं। तो इस कई सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग को जो है इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन साइकिल। और जैसा कि मैंने बताया कार्बन साइकिल जो है एक गैसियस टाइप की साइकिल है। तो कार्बन की अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर में लगभग जो इसका रिजर्वायर है वो 1% है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो बॉडी वेट होता है, बायोमास होता है, लगभग 49 to 50% जो बॉडी वेट है वो कार्बन होता है। और ओशियंस में जो है 70% डिजॉल्व्ड कार्बन जो है पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और फॉसिल फ्यूल्स भी जो है कार्बन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रिजर्वायर्स हैं। अब कार्बन साइकिल पे आते हैं। तो कार्बन साइकिल में बेसिकली जो है कार्बन किस प्रकार से एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बीच में सर्कुलेट करता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स हैं लाइक कोल है। कोल को जब हम बर्न करेंगे या इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे तो उसमें से जो बर्निंग से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो अगेन वो जो है एटमॉस्फेयर में जाएगी। जो पेट्रोलियम है, ऑयल है या नेचुरल गैस है, उसको हम लोग एज ए फ्यूल यूज करते हैं व्हीकल्स में या इंडस्ट्रीज में, तो वो भी जो है जब उसका कंबशन होगा, उसको यूज करेंगे, वो भी जो है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में जो है वापस एटमॉस्फेयर में जाएगी। इसके अलावा जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेस्पायर करते हैं, यानी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में दे बेसिकली कंज्यूम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वापस एटमॉस्फेयर में जाती है। इस जैसे कोई प्लांट है फॉर एग्जांपल, वो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, उसको आप काट देते हैं, अगर उसको बर्न करेंगे तो वो कार्बन की फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाएगा। अगर वो वैसे ही डिकम्पोज होगा, सड़ेगा, गलेगा, तो उसमें मीथेन गैस जनरेट होगी जिसको कि हम CH4 कहते हैं। तो उसमें भी जो है C स्टैंड्स फॉर कार्बन, तो मीथेन की फॉर्म में वो वापस एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो ये डिफरेंट मीडियम्स हैं जिसके माध्यम से लिथोस्फीयर या फिर हाइड्रोस्फीयर से कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में जाती है। अब एटमॉस्फेयर से कार्बन जो है वापस कैसे आती है लिथोस्फीयर में या बायोस्फीयर में, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो जो प्लांट्स हैं बेसिकली वो एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उसके माध्यम से अपना जो है खाना बनाते हैं। ये हम सभी जानते हैं, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर जो है स्टार्च यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसको बनाते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार से जो प्लांट्स हैं वो कार्बन को सिक्वेस्टर करते हैं।
और इसके अलावा जैसे जो हजारों करोड़ों साल पहले जो फॉसिल फ्यूल्स हैं बेसिकली, वो भी जो है प्लांट से या एनिमल्स से ही बने हैं। जो उस टाइम पर जो अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती थी वो किसी प्रकार से अर्थ की लेयर्स के नीचे जो है दब गई, और ड्यू टू द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर वो जो है धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गई। तो उसमें भी जो है कार्बन एक तरीके से स्टोर्ड है। इसके अलावा जो ओशियंस हैं, तो ओशियंस में भी जो है कार्बन आपका वाटर में डिजॉल्व रहता है। सी वाटर जो है उसमें कार्बन जो है डिजॉल्व रहता है। तो वो भी एक तरह से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का एक माध्यम है। तो वर्ल्ड में जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फॉरेस्ट्स हो गए, ओशियंस हो गए, ये मेजर कार्बन रिजर्वायर्स हैं जहां पर जो है कार्बन एक तरीके से सिक्वेस्टर होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बन साइकिल, किस प्रकार से कार्बन जो है एटमॉस्फेयर से सिक्वेस्टर होता है और किस प्रकार से वापस जो है एटमॉस्फेयर में जाता है। इन सभी प्रोसेसेस के बारे में हमने ब्रीफली जो है डिस्कस किया। Now the next very important cycle that we are going to discuss is nitrogen cycle, and nitrogen cycle again is a gaseous type of cycle, क्योंकि इसका जो मेजर रिजर्वायर है वो एटमॉस्फेयर है, यानी कि वायुमंडल है। और हम सब जानते हैं कि वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो गैस प्रेजेंट है 78% वो नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेयर में जो है नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। अब हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो है पृथ्वी के ऊपर आती है। तो सबसे पहले है जैसे कि बिजली का कड़कना यानी कि लाइटनिंग। तो लाइटनिंग से जो है काफी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिससे कि जो नाइट्रोजन है वो डिफरेंट टाइप के जो है ऑक्साइड्स बनाती है, जिसमें कि NO2 है, NO3 है, इस तरह के ऑक्साइड्स बनते हैं। और जब वाटर यानी कि बारिश होती है तो रेन के साथ वो रिएक्ट करके H2O जो है, H2O रिएक्ट्स विद NO2 और NO3 दे फॉर्म बेसिकली HNO3, जिससे नाइट्रिक एसिड बनती है और वो रेन की फॉर्म में जो है आपकी अर्थ पे आ जाएगी। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन का और भी तरीका है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। काफी सारे बैक्टीरियाज हैं जो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये बैक्टीरियाज जो हैं सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, प्लांट्स के साथ मिलकर रहने वाले भी हो सकते हैं, और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। अगर वो फ्री लिविंग है तो वो सॉइल में पाए जाएंगे, मिट्टी में पाए जाएंगे, और अगर वो सिम्बायोटिक हैं तो वो प्लांट की जड़ों में जो नोड्यूल्स होते हैं, बेसिकली कुछ गांठें होती हैं जिनको नोड्यूल्स बोलते हैं, उसमें पाए जाते हैं। तो फ्री लिविंग बैक्टीरियाज के जो जैसे एग्जांपल्स हैं वो एजोबैक्टर है, रोडोस्पाइरलम है, नॉस्टॉक है, इस तरह के बैक्टीरियाज जो हैं फ्री लिविंग हैं, जो सॉइल में पाए जाते हैं और कार्बन को सिक्वेस्टर करते हैं एटमॉस्फेयर से। और जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो है जैसे आपका राइजोबियम है। तो राइजोबियम बेसिकली जो है वो प्लांट के जो रूट के नोड्यूल्स होते हैं उसमें पाया जाता है और वहां पर जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो बेसिकली दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 इनटू अमोनिया, दैट इज NH3। और NH3 आपका सॉइल में जो है वो बेसिकली NH3 की फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा सॉइल में जो नाइट्रोजन है उसके आने के और भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे वॉल्केनोज है, वहां से भी जो है नाइट्रोजन बेसिकली एमिट होता है, बट एमिट होके वो वापस एटमॉस्फेयर में जाएगा। फॉर एग्जांपल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, तो उनके जो फिकल मैटर या फिर यूरिन है उसमें भी काफी हद तक जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अमोनिया, यूरिक एसिड, इस तरह की जो कंपाउंड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन की जो है काफी ज्यादा मात्रा होती है। और जब किसी भी प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो उसकी बॉडी में भी जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो वापस जैसे उसकी डिकम्पोजिशन होगी, बैक्टीरिया, फंगस और डिफरेंट टाइप के जो सेप्रोफाइट्स ऑर्गेनिजम्स हैं जो उसको डिकम्पोज करेंगे, उसको सड़ाएंगे, गलाएंगे और उसका विघटन करेंगे, तो वापस जो बॉडी में नाइट्रोजन है वो वापस जो है सॉइल में आकर मिल जाता है। अब सॉइल में कई प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं जो इस अमोनिया को जो है नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। इसमें जो है अमोनिया इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स, दैट इज NO2। फिर नाइट्राइट्स को फर्दर कुछ अलग टाइप के बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, NO2 से NO3 में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में। और नाइट्रेट्स को बेसिकली जो है प्लांट्स या तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर जो है कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो फर्दर इन नाइट्रेट्स को डीनाइट्रीफाई करते हैं, यानी कि NO3 को वापस N2 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह के बैक्टीरिया जो हैं वापस
नाइट्रोजन को सॉइल से एटमॉस्फेयर में जाने में एक तरीके से हेल्प करते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रेट्स या नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा जो फर्टिलाइजर्स हैं उनमें NPK होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। तो N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन। तो वो फर्टिलाइजर्स जब हम यूज़ करते हैं तो वो फर्टिलाइजर्स भी जो है सॉइल में नाइट्रेट्स की फॉर्म में ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में भी जो है हम लोग जो फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं उसमें भी जो है नाइट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, और जब इंडस्ट्री में उसको यूज करेंगे तो वापस जो नाइट्रेट्स हैं, जो नाइट्रोजन वाली जो गैसेज हैं जैसे NO2 है, NO3 है, इस तरह की गैसेज जो हैं वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगी और वापस वो जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। तो इसके बहुत सारे जो हैं चैनल्स हैं वापस एटमॉस्फेयर से लिथोस्फेयर या लिथोस्फेयर में आने के, और कई सारे चैनल हैं फिर वापस लिथोस्फेयर से एटमॉस्फेयर में जाने के। द नेक्स्ट साइकिल इज फॉस्फोरस साइकिल, और फॉस्फोरस साइकिल जो है एक सेडिमेंट्री टाइप की साइकिल है, क्योंकि इसका जो मेजर रिजर्वायर है वो लिथोस्फेयर है, यानी कि रॉक्स की फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होता है। मेजर रिजर्वायर जो फॉस्फोरस का है, नेचुरल रिजर्वायर, वो रॉक्स हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स। और फॉस्फोरस जो है हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, जो बायो मेम्ब्रेन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, उनमें जो है मेनली पाया जाता है। इसके अलावा जो फॉस्फोरस है हमारी बॉडी में जो एक्सोस्केलेटन या एंडोस्केलेटन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, उसमें शेल्स हो गए, जैसे हमारे बोन्स हैं, टीथ्स हैं, उसका एक मेन इंग्रेडिएंट होता है फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस जो है जब विदर करता है तो काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में जो है फॉस्फोरस वाटर में डिजॉल्व होकर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन इट इज through these plants this phosphorus is transferred to herbivores, and through herbivores it is further transferred to the carnivores and bigger carnivores animals basically। और जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो कई प्रकार के जो है फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो वापस इस फॉस्फोरस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। तो अब ये किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। Now this is the diagram of phosphorus cycle। जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो रॉक्स हैं, फॉस्फेट रॉक्स हैं। तो फॉस्फेट रॉक्स की जब वेदरिंग होगी उससे जो है फॉस्फोरस सॉइल में मिलेगा। सॉइल में जो है फॉस्फोरस मेनली जो है हाइड्रोजन फॉस्फेट और डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा जो फॉस्फोरस प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, उनकी जब डेथ होती है तो उसके बाद उनकी बॉडी डिकम्पोज होने के बाद वो फॉस्फोरस भी वापस सॉइल में मिलता है अगेन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। इसके अलावा जैसे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर में वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। तो यहाँ पर भी फॉस्फोरस आपका फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। तो इस तरह के जो फर्टिलाइजर्स जब हम यूज करते हैं तो वो फर्टिलाइजर्स में जो फॉस्फोरस है वो भी आपका एक तरीके से सॉइल में आता है। तो सॉइल से ये जो फॉस्फोरस है थ्रू लीचिंग, जब बारिश होती है तो उसमें पानी के साथ डिजॉल्व होकर ये फॉस्फोरस वाटर बॉडीज में एंटर कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व फॉस्फेट, और वाटर बॉडी में धीरे धीरे ये सेटल करेगा। जब सेटल डाउन होगा तो सेडिमेंट्स की फॉर्म में वाटर बॉडी की तलहटी में बेसिकली बॉटम में जो है ये बैठ जाएगा, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऊपर से जो वाटर का वेट है, प्रेशर है, उसकी वजह से जो सेडिमेंट्स हैं वो कॉम्पैक्ट होते रहते हैं। कॉम्पैक्ट होने से जो है कई हजारों सालों में जो है ये सेडिमेंट्स रॉक्स, न्यू रॉक्स की फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं, मतलब सॉइल से वो रॉक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और थ्रू डिफरेंट जियोलॉजिकल इवेंट्स, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, हमें पता है कि वो मूव करती रहती हैं, तो उन जियोलॉजिकल मूवमेंट्स की वजह से ये जो रॉक्स हैं जो पानी के नीचे हैं, जमीन के नीचे हैं, वो किसी न किसी तरीके से जो है धीरे धीरे जमीन के ऊपर आ जाते हैं जियोलॉजिकल अपलिफ्टिंग के थ्रू, और दोबारा से जो है ये विदर करते हैं, फिर सॉइल में एंटर करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एंटर करते हैं, वापस लिविंग ऑर्गेनिज्म से सॉइल में एंटर करते हैं। तो ये साइकिल जो है कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो इस प्रकार से जो है फॉस्फोरस सर्कुलेट होता है हमारे लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच में। Now coming to the last type of biogeochemical cycle, that is sulfur cycle, and sulfur cycle is again a sedimentary type of cycle। तो सल्फर जो है बेसिकली सल्फेट्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है,
SO2 की फॉर्म में या SO3 की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और इसका अर्थ पर आने का जो है दो ही मेथड्स हैं, ड्राई डिपोजिशन एंड वेट डिपोजिशन। वेट डिपोजिशन बारिश की फॉर्म में और ड्राई डिपोजिशन पार्टिकुलेट मैटर या एरोसोल्स की फॉर्म में होता है। वेट डिपोजिशन जो है बेसिकली जब SO2 और SO3 पानी के साथ यानी कि H2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2SO4 बनाएंगे यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, और एसिड की फॉर्म में जो है सल्फेट्स सॉइल में या वाटर में एंटर कर जाएंगे, और पार्टिकुलेट मैटर्स की फॉर्म में वो डायरेक्टली एज ए पार्टिकल फॉर्म में जो है धीरे धीरे सेटल डाउन करेंगे सॉइल के ऊपर या फिर किसी वाटर बॉडी के ऊपर। अब सॉइल और वाटर में जो है सल्फर सल्फेट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब ये सल्फेट जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट्स में एंटर करेंगे, प्लांट्स को जो है हर्बीवोर्स खाएंगे, हर्बीवोर्स को जो है कार्निवोर्स खाएंगे, कार्निवोर्स को उससे बड़े कार्निवोर्स खाएंगे। तो धीरे धीरे जो है सल्फेट्स इस तरह से फूड चेन में मूव करेंगे, और जब इन प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होगी तो वापस जो है थ्रू डिकम्पोजिशन ये सल्फेट्स जो है या सल्फर जो है वो वापस सॉइल में या वाटर में एंटर कर जाएगा। इसके अलावा जैसे जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो डिकम्पोज होते हैं तो उससे डाई मिथाइल सल्फाइड एक वोलेटाइल और कंपाउंड है जो एमिट होता है, और डाई मिथाइल सल्फाइड जो है फर्दर फिर SO2 की फॉर्म में या फिर मीथेन सल्फोनिक एसिड MSC की फॉर्म में या H2SO4 की फॉर्म में जो है वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। इसके अलावा जो सल्फेट्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं कई बार वो सेडिमेंट्स की फॉर्म में वाटर बॉडी में एक्युमुलेट हो जाते हैं। सेडिमेंट्स जो हैं वो धीरे धीरे जो हैं फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कई हजारों करोड़ों सालों में, ड्यू टू द high temperature and pressure conditions prevailing there, they are converted into the fossil fuels। और fossil fuels को जब हम माइनिंग के थ्रू निकालते हैं, उनको यूज करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो वापस जो सल्फर उसमें प्रेजेंट है कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस में, वो वापस जो है जब उसका कंबशन होगा या बर्निंग हम करेंगे तो वापस वो SO2 की फॉर्म में या SO3 की फॉर्म में वापस एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा। इसके अलावा जैसे वोल्केनोज हैं तो वोल्केनोज से भी जो है कई सारी गैसेस एमिट होती हैं, जिसमें कि SO2 और SO3 भी टाइप की जो गैसेस हैं वो भी एमिट होती हैं। तो इस प्रकार से सल्फर जो है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर के बीच में जो है सर्कुलेट करता रहता है। In this part we are going to discuss a very important topic, that is ecosystem services। Ecosystem services are various services that are basically provided by the ecosystem, जिसमें कि जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हमें इकोसिस्टम से यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र से मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट्स चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो वो इकोसिस्टम सर्विसेज में आते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, कुछ डायरेक्ट हो सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, कुछ इनडायरेक्ट हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इकोसिस्टम सर्विसेज की अगर बात की जाए तो मेनली जो ये सर्विसेज है इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो पहली कैटेगरी है वो है प्रोविजनिंग सर्विसेज। प्रोविजनिंग सर्विसेज बेसिकली ऐसी सर्विसेज हैं जो डायरेक्टली हमें इकोसिस्टम से मिलती हैं, जिसको कि हम डायरेक्टली जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फूड, जो हमारे जितने भी फूड रिसोर्सेज हैं वो हमें इकोसिस्टम से मिलते हैं। रॉ मटेरियल है लाइक वुड है, फिर चाहे वो फ्यूल वुड हो या टिम्बर वुड हो, फाइबर है, कई प्रकार की जो मेडिसिन्स हैं हमें इकोसिस्टम से मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं, हर्ब्स और श्रब्स, इवन ट्रीज जो हैं वो इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, जिनको यूज करके जो हैं कई प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। फ्रेश वाटर, हमें पीने के लिए जो पानी मिलता है वो इकोसिस्टम से मिलता है। तो इस तरह की जो डायरेक्ट सर्विसेज हैं उनको हम प्रोविजनिंग सर्विसेज में रखते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है रेगुलेटिंग सर्विसेज, यानी कि इकोसिस्टम में जो प्रोसेसेस होते हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो कई प्रकार की जो सिस्टम है उनको रेगुलेट करती हैं। फॉर एग्जांपल एयर क्वालिटी, यानी कि वायु को शुद्ध करना। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें जो प्लांट्स है कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो एयर में जो है ऑक्सीजन की क्वांटिटी को मेंटेन करते हैं, तो आपकी एयर क्वालिटी इंप्रूव होती है। पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, तो उससे भी आपकी जो पॉल्यूशन लेवल है वो कम होता है, एयर क्वालिटी इंप्रूव होती है। जहां पर आपकी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, इकोसिस्टम्स अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वहां पर जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट आपका अच्छा रहेगा। क्लाइमेट मॉडरेशन का काम करते हैं, बारिश होने में हेल्प करते हैं। बेसिकली आपकी जो लोकल वाटर साइकिल है उसको रेगुलेट करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। जैसे पानी जो है जब आपका
फ्लो करेगा एज ए रन ऑफ वाटर, तो वो आपके जो प्लांट्स हैं उनकी रूट से फिल्टर होके प्यूरिफाई होगा, सेडिमेंट्स जो हैं वो आपके अलग हो जाएंगे, सॉइल की लेयर से जब वाटर पर्कुलेट करेगा तो उसमें जो है वाटर में डिफरेंट टाइप की जो इम्प्योरिटीज हैं वो सॉइल में रह जाएंगी और वाटर जो है आपका बिल्कुल प्यूरिफाई होके जो है दूसरे एरिया में जहां पर भी वो जा रहा है वहां पर प्यूरिफाइड फॉर्म में जो है वो निकलेगा। इसके अलावा वेस्ट ट्रीटमेंट का काम करते हैं, यानी कि जितना भी बायोलॉजिकल मटेरियल है इस वर्ल्ड में, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल, प्लांट, जब भी उसकी डेथ होती है तो इकोसिस्टम में कई प्रकार की स्पीसीज हैं जो एज ए सेप्रोफाइट्स काम करती हैं, उन डेड बायोमास को जो है डिकम्पोज करने का काम करती हैं ताकि वो जो है वापस नेचर में मिल जाए। तो वेस्ट ट्रीटमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट का काम करता है। इसके अलावा डिजीज और पेस्ट कंट्रोल में कई प्रकार से इकोसिस्टम जो है हेल्प करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है, एक्सट्रीम जो इवेंट्स हैं या जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं, नेचुरल हैजर्ड्स हैं, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से जितनी भी ये सर्विसेज हैं ये सारी रेगुलेटिंग सर्विसेज में आती हैं। थर्ड वन है कल्चरल सर्विसेज। कल्चरल सर्विसेज में बेसिकली ऐसी इनडायरेक्ट सर्विसेज हैं, रेगुलेटिंग सर्विसेज जो थी वो भी इनडायरेक्ट सर्विसेज थी और कल्चरल सर्विसेज हैं वो भी इनडायरेक्ट सर्विसेज हैं। तो जो इकोसिस्टम की फॉर एग्जाम्पल जो सीनिक ब्यूटी है वो भी कई प्रकार से कई सर्विसेज दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल इट में बूस्ट टूरिज्म जो है, जैसे हिमाचल में लोग घूमने आते हैं तो वो यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, पेड़ हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, उनको देखने के लिए आते हैं, तो वो भी क्या है, इकोसिस्टम सर्विस है। एस्थेटिक वैल्यूज होती हैं जो इकोसिस्टम होते हैं। कई तरह के रिलीजियस और स्पिरिचुअल वैल्यूज होती हैं। अगर आप हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें जो जितने भी देवी देवताएं हैं, देवता हैं, उनके जो वाहन हैं, जैसे कि गणेश जी का चूहा है, जो गॉडेस है उनका जो है लायन है या सिंह है, या शिव जी का जो है नंदी है, तो ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम का पार्ट है। तो और कई प्रकार के ऐसे वन होते हैं जहां पर हम लोग ये मानते हैं, हमारी मान्यताएं होती हैं कि वहां पर जो है देवता निवास करते हैं, जिनको हम देव वन या फिर सेक्रेड ग्रुप्स के नाम से जानते हैं, तो वो भी जो है इकोसिस्टम का पार्ट है। और जो आर्टिस्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पोएट है या कोई चित्रकार है, वो प्रकृति से प्रेरित होके अपनी जो रचना है उसको रचता है, तो एक तरह से वो भी इकोसिस्टम सर्विस में आएगा। तो कई प्रकार की जो एजुकेशन एक्टिविटीज में जो है इकोसिस्टम अपना रोल प्ले करता है। तो ये सारी जितनी भी सर्विसेज हैं इनडायरेक्ट सर्विसेज हैं और ये कल्चरल सर्विसेज में काउंट होती हैं। फोर्थ टाइप है सपोर्टिंग सर्विसेज, जिसमें कि इकोसिस्टम एक तरीके से काफी जो इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उसमें सपोर्ट करता है, जैसे फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो कि एक तरह से पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करना बंद कर दें तो पूरा इकोसिस्टम जो है, पूरी जो अर्थ के ऊपर लाइफ है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो इकोसिस्टम की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होती है। जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं ये इकोसिस्टम में सर्कुलेट करते हैं, जिसकी वजह से वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में सर्कुलेट करते रहते हैं। अगर ये सर्कुलेशन बंद हो जाए तो अर्थ के ऊपर से जो लाइफ है उसका वजूद खत्म हो जाएगा। इकोसिस्टम जो है सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जैसा कि अब हम लोगों ने सक्सेशन वाले पार्ट में डिस्कस किया था, तो उसमें जो है सॉइल फॉर्मेशन में भी जो है इकोसिस्टम हेल्प करता है। सो दीज आर वेरियस सपोर्टिंग सर्विसेज। तो मेनली जो है इकोसिस्टम सर्विसेज 4 टाइप की हैं, प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, कल्चरल एंड सपोर्टिंग। यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज इवैल्यूएशन के बारे में। इकोसिस्टम सर्विसेज इवैल्यूएशन का मतलब है टू पुट ए वैल्यू अगेंस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, जिसमें कि सिर्फ जो प्रोविजनिंग सर्विसेज हैं, जैसे कि फूड रिसोर्सेज हैं, वुड है या फिर जो है मेडिसिन हैं, उनकी कोई वैल्यू हो सकती है या होती है और उसके बारे में हमें पता होता है। लेकिन जो बाकी की सर्विसेज हैं, सपोर्टिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज और कल्चरल सर्विसेज, ज्यादातर केसेस में इन सर्विसेज की जो इंपॉर्टेंस है वो हमें उसका आइडिया नहीं होता और उसकी वैल्यू का भी हमें पता नहीं होता। तो अब ग्लोबली जो है एफर्ट्स हो रहे हैं ऑल अराउंड द ग्लोब, डिफरेंट कंट्रीज में, इवन इंडिया में भी, कि ये जो बाकी की सर्विसेज हैं इनको इवेल्युएट किया जाए साइंटिफिकली और टू पुट ए प्राइस टैग अगेंस्ट दीज सर्विसेज।
ताकि हमें पता लग सके कि इकोसिस्टम जो है जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है उसकी मार्केट वैल्यू या उसकी मॉनेटरी वैल्यू जो है वो कितनी है। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट कोस्टांजा, इन्होंने जो है कोशिश की थी इस तरह की जो इकोसिस्टम सर्विसेज है इनकी वैल्यूएशन की। इनके हिसाब से जो है टोटल जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं एक साल में लगभग पृथ्वी से 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की जो है वो हमें मिलती हैं, और इसकी दिस इज नियरली द ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ग्रॉस जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है पूरे वर्ल्ड का, उसका लगभग डबल है। इसमें से सॉइल फॉर्मेशन की जो इकोसिस्टम सर्विसेज है यही लगभग 50% के आसपास है, और जो बाकी की सर्विसेज हैं लाइक रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट्स वो लगभग 10% के आसपास हैं। और जो ये इकोसिस्टम सर्विसेज इवैल्यूएशन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जितनी भी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं इनकी इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है ताकि हम ये सही अनुमान लगा सकें कि जितनी भी सर्विसेज हम इकोसिस्टम की से मिलती हैं उनकी ये पर्टिकुलर वैल्यू है, ताकि उसको हम उतनी इम्पोर्टेंस दे सकें। और जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें जो नेचुरल कैपिटल है उसको भी इंटीग्रेट किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो हमारे इकोसिस्टम सर्विसेज से मिलने वाले जो बेनिफिट हैं उनको प्रॉपरली हम लोग जो हैं एक्नॉलेज कर सकें। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इकोसिस्टम सर्विसेज. So that was all about this part. If you really found this lecture useful, please do like, subscribe and comment. Thank you.